तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन मेजरमेंट। रेडिएशन को मेजरमेंट करने के कौन से प्रिंसिपल होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आयनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट या काउंटिंग इक्विपमेंट। ये क्या करता है, ये रेडिएशन को बेक्यूरेल या रेडिएशन को क्वालिटी में मापता है। ये क्या मापता है, रेडिएशन को बेक्यूरेल या रेडिएशन की क्वालिटी के बारे में बताता है। रेडिएशन की क्वालिटी के बारे में बेक्यूरेल मतलब ये डिसइंटीग्रेशन, कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं उन डिसइंटीग्रेशन की काउंट को बताता है। और रेडिएशन की क्वालिटी की वो कौन सी क्वालिटी का रेडिएशन है, एक्स रेज है, गामा रेज है, पार्टिकुलेट रेडिएशन है, किस तरह का रेडिएशन है वो बताता है। दूसरा होता है डोजीमेट्री इक्विपमेंट। ये क्या करते हैं, ये रेडिएशन डोज को मेजर करते हैं। ये क्या करते हैं, रेडिएशन डोज को मेजर करते हैं, रेडिएशन डोज को बताते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन मेजरमेंट में सबसे पहला चैप्टर है आयनाइजेशन। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, आयोनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन होता है वो किसी गैस या मेटर में जब उसको उस पर डालते हैं तो उसमें आयंस प्रोड्यूस करता है। उसमें क्या प्रोड्यूस करता है, आयंस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम इसे आयनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये ना इस आयनाइजेशन प्रोसेस से क्या होता है, मेटर में या गैस में आयन पेयर का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, आयन पेयर का। एक प्लस का आयन बनेगा, एक माइनस का आयन बनेगा। किस तरह से बनता है, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे देता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। ऑर्बिट को छोड़कर क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इस तरह से जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर रेडिएशन गिरेगा तो ये जो अपने स्थान को छोड़कर बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे इस एटम पर एक पॉजिटिविटी बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। ये एक आयन पेयर हो गया, जिसमें एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। इस आयन पेयर को हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इन आयन्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, मान लो ये इसके जो एक गैस या फिर कोई मेटर है, इसमें प्लस आयन और माइनस आयन बना है, तो इसके किनारों पर इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड प्लस और माइनस लगा के हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इनको इकट्ठा कर सकते हैं, जो ये आयन पेयर्स हो गए इनको। तो जो इलेक्ट्रोड्स पर जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज जो जमा होता है, वो चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडिएशन इंटेंसिटी। कैसे, जितना ज्यादा रेडिएशन गिरेगा उतने ही ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो इलेक्ट्रोड्स पर कलेक्ट होने वाला चार्ज किसके से अनुपाती होता है, इस पर आपतित होने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी, इस पर आपतित होने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी पर। इसी प्रिंसिपल के ऊपर कई इंस्ट्रूमेंट जो है वो कार्य करने वाले इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं। जैसे आयनाइजेशन प्रिंसिपल के द्वारा रेडिएशन मेजरमेंट के लिए गैसियस या सॉलिड मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, गैसियस और सॉलिड मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड मीडियम की आवश्यकता होती है। और इसके द्वारा दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट, काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट या बेक्यूरेल इंस्ट्रूमेंट और डोजीमीटर दोनों बनाए जा सकते हैं। इनके द्वारा क्या बनाए जा सकते हैं, दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे आयोनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनल चेंबर, गाइगर मूलर काउंटर, जिसे हम जीएम काउंटर भी कहते हैं, और इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिटेक्शन होता है। ये इसी आयनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है इसी पर आधारित होते हैं, इसी आयनाइजेशन प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। कौन से आयनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनल चेंबर, जीएम काउंटर या गाइगर मूलर काउंटर और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, इसी आयनाइजेशन प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट इन पर आधारित होते हैं।
दूसरा प्रिंसिपल है ल्यूमिनेसेंस। इसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ होते हैं जिन पर रेडिएशन एनर्जी गिरती है, तो ये क्या करते हैं, ये विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस पदार्थ की इस नेचर को हम ल्यूमिनेसेंस कहते हैं, जिसे हमने पहले पढ़ चुके हैं। पदार्थ की इस नेचर को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये ल्यूमिनेसेंस, इस जो प्रोड्यूस लाइट है, इस प्रोड्यूस लाइट को हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसके द्वारा फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम पीएमटी भी कहते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब नहीं काम मिलेंगे तो हम क्या किसके द्वारा कर सकते हैं, इसको फोटो कैथोड के द्वारा, जिसे हमने इमेज इंटेंसिफायर में पढ़ा था फोटो कैथोड कैसे होता है। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या फोटो कैथोड के द्वारा इस विजिबल लाइट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्या होता है, ये विजिबल लाइट, इनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस पर गिरने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। कि क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितने ज़्यादा रेडिएशन इंटेंसिटी इस पर गिरेगी, जो सिंक्रिलेशन जो डिटेक्टर होते हैं जो इनके ऊपर गिरेगी, ल्यूमिनेसेंस प्रोसेस, जितनी रेडिएशन गिरेगा उतनी ज़्यादा विजुअल लाइट प्रोड्यूस होगी और उससे उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। तो इस प्रिंसिपल के उपयोग के द्वारा भी हम रेडिएशन का डिटेक्शन, रेडिएशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के डिटेक्टर क्या कहलाएंगे, इस तरह के डिटेक्टर सिंटिलेशन डिटेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंटिलेशन डिटेक्टर कहलाते हैं। जैसे सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल से बना हुआ सिंटिलेशन डिटेक्टर, जैसे क्या होता है, सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल से बना हुआ सिंटिलेशन डिटेक्टर होता है। ये इन डिटेक्टर्स को आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल के डिटेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। किस तरह से, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्टर और इनऑर्गेनिक या कंपाउंड डिटेक्टर, यानी जो इसमें जो डिटेक्टर साल्ट लिया जाएगा ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, इन आधार पे इसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स में आगे डिवाइड किया जा सकता है। तो ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल के आधार पर भी रेडिएशन मेजरमेंट डिवाइस बनाई जाती हैं। ये डिवाइस क्या होती है, ये इस पर गिरने वाली लाइट को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करती है, जिसे हम पीएमटी या फोटो कैथोड के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करके हम इस पर गिरने वाली रेडिएशन एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। ये रेडिएशन एनर्जी उतना स्ट्रॉन्ग, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेडिएशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल होते हैं, रेडिएशन एनर्जी के समानुपाती होते हैं। रेडिएशन मेजरमेंट का तीसरा प्रिंसिपल है थर्मोल्यूमिनेसेंस। थर्मोल्यूमिनेसेंस इस प्रिंसिपल में क्या होता है, इस प्रिंसिपल में किसी मेटर पर जब रेडिएशन एनर्जी गिरती है तो ये मेटर रेडिएशन एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे एक लंबे समय तक स्टोर रखता है। इसे लंबे समय तक स्टोर करने की इसमें कैपेसिटी होती है। जब इस पर रेडिएशन एनर्जी ई गिरती है तो ये उसे स्टोर कर लेता है। इस तरह के कंपाउंड कौन से होते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट आदि इस तरह के सब्सटेंस होते हैं। जब इन पर रेडिएशन एनर्जी गिरती है तो उस रेडिएशन एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं, इनसे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो इनके क्रिस्टल लेटिस में ट्रैप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस पर गिरने वाले रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल लेटिस में चला जाता है। उसके बाद में जब इस मेटर को हम गर्म करते हैं, गर्म करते हैं उससे तब क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लेटिस में ट्रैप हो रखा है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में जाते समय क्या होगा, वो वहां पर अपनी जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को वो रिलीज करेगा, जिसे हम पीएमटी या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के द्वारा डिटेक्ट कर लेते हैं। रेडिएशन मेजरमेंट का नेक्स्ट प्रिंसिपल है फोटोग्राफिक इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है, इस इफेक्ट में आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, वो फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करता है। जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है या एक्सरे फिल्म होती है, इस पर जैसे ही अब आप आयोनाइजिंग रेडिएशन डालोगे, जो एक्सरे या गामा रेज आप डालोगे,
तो वो क्या करता है, वो इस फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करता है, इसके सिल्वर हैलाइड ग्रेन को क्या करता है, एक्सपोज करता है, जिससे क्या होगा, इस पर एक डेंसिटी पैटर्न बन जाता है, जिस पर क्या होगा, इस पर एक डेंसिटी पैटर्न बन जाता है। इस डेंसिटी पैटर्न से इस पर एक लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब हम किसी एक्सरे फिल्म पर रेडिएशन डालेंगे तो उस पर जो डेंसिटी पैटर्न या लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होगा, उसमें जितने ज्यादा एक्सरे फोटोन होंगे जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन को एक्सपोज करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर गिरने वाली रेडिएशन एनर्जी के। अब इस फिल्म को आगे प्रोसेस कर लिया जाता है, और प्रोसेस करने पर हम देखेंगे एक्सरे फिल्म पर हमें ऑप्टिकल डेंसिटी मिलेगी, ऑप्टिकल ब्लैकनेस होगी। ये ब्लैकनेस या ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कर लिया जाता है। ये ब्लैकनेस या ऑप्टिकल डेंसिटी को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। ये ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी इस पर गिरने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी, इस पर गिरने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी के समानुपाती होती है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, इस पर गिरने वाली रेडिएशन डेंसिटी के समानुपाती होती है। यानी एक्सरे फिल्म पर जितना ज्यादा रेडिएशन गिरेगा उतनी ही ज्यादा ब्लैकनेस प्रोड्यूस होगी, उतनी ही ज्यादा ब्लैकनेस प्रोड्यूस होगी। इस ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज log आधार 10 I0/IT, जिसे हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर पढ़ा था, डिटेल से इसको हमने पढ़ा था। तो फिल्म डोजिमेट्री प्रिंसिपल के अंदर इस प्रिंसिपल का उपयोग होता है। ये क्या होता है, फिल्म डोजिमेट्री के अंदर इस प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। फिल्म डोजिमेट्री पर आधारित इंस्ट्रूमेंट जैसे फिल्म बेज होता है, जैसे क्या होता है, फिल्म बेज होता है। रेडिएशन मेजरमेंट प्रिंसिपल का नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल इफेक्ट। कुछ केमिकल होते हैं वो रेडिएशन के द्वारा अपना कलर चेंज दर्शाते हैं। वो क्या दर्शाते हैं, रेडिएशन के द्वारा अपना कलर चेंज दर्शाते हैं। उन केमिकल्स पर जैसे ही आप आयनाइजिंग रेडिएशन डालोगे तो उनके कलर में चेंजिंग आ जाती है, उनके कलर में परिवर्तन आ जाता है। जैसे फेरस सल्फेट है, जैसे फेरस सल्फेट है, इस पर जैसे ही आप रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन आप इस पर डालोगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे फेरिक सल्फेट बनता है। इससे कौन सा कलर बनता है, इससे कौन सा केमिकल बनता है, फेरिक कलर बनता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका कलर में चेंजिंग आ जाती है। इसमें रेडिएशन के द्वारा इसके +2 आयन इसके +3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, रेडिएशन के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के कारण इसमें +2 आयन +3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो Fe3 या फेरिक आयन है, इस फेरिक आयन की कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया जाता है, कंसंट्रेशन को माप लिया जाता है, और ये फेरिक आयन की कंसंट्रेशन इस पर गिरने वाले रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, फेरिक आयन कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, इस पर गिरने वाली रेडिएशन इंटेंसिटी के, कितना रेडिएशन इस पर गिरा है। इसके अलावा कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिस पर आयनाइजिंग रेडिएशन गिरता है तो वो कलर चेंज शो करते हैं, अपने कलर में परिवर्तन शो करते हैं। तो इस प्रिंसिपल का उपयोग केमिकल डोजिमेट्री में किया जाता है। इस प्रिंसिपल का उपयोग क्या किया जाता है, केमिकल डोजिमेट्री में किया जाता है। केमिकल डोजिमेट्री मीट्रिक जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। रेडिएशन मेजरमेंट का नेक्स्ट इफेक्ट है बायोलॉजिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट, रेडिएशन के द्वारा जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, उन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिटेक्ट करके या उनको मेजर करके भी हम रेडिएशन डोज का मेजरमेंट कर सकते हैं। रेडिएशन डोज जब किसी इंडिविजुअल पर गिरता है तो उससे क्या होगा, उसके लिम्फोसाइट या क्रोमोसोम में चेंजेस उत्पन्न होते हैं। उसके क्या होते हैं, उसके लिम्फोसाइट या क्रोमोसोम में चेंज उत्पन्न हो जाते हैं। इस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, चेंज उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, जिसका क्रोमोसोमल एब्रेशन को एनालाइज किया जाता है। जिसके क्या जाता है, ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल के द्वारा किया जाता है क्रोमोसोमल एब्रेशन को मेजर किया जाता है। इसमें क्रोमोसोम की जो शेप है, उसकी स्ट्रक्चर, उसमें चेंजिंग उत्पन्न हो जाती है, उसको मेजर किया, एनालाइज किया जाता है। जैसे कि जो क्रोमोसोम में डाइसेंट्रिक और रिंग फॉर्मेशन है, इन डाइसेंट्रिक और रिंग फॉर्मेशन, इन स्ट्रक्चर्स को इनको देखा जाता है।
इन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के आधार पर रेडिएशन डोज के जो रेडिएशन जो स्कोर है इनका जो टिश्यू का रेडिएशन स्कोर है, उस रेडिएशन स्कोर को काउंट किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है। बायोलॉजिकल डोजीमेट्री में इस प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लड सैंपल से जो क्रोमोसोमल डाइसेंट्रिक कंडीशन को देखा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा 100 मिली सीवर्ट से 6 सीवर्ट तक के डोज को मेजर किया जा सकता है। इसके द्वारा क्या 100 मिली सीवर्ट से 6 सीवर्ट तक के डोज को मेजर किया जा सकता है। ये क्या, इसको मेजरमेंट कब करते हैं, जब कोई एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो जाता है, बॉडी पर एक्सीडेंटली एक्सपोजर होता है और रेडिएशन का कोई मतलब जो मेजरमेंट नहीं होता, उस कंडीशन में हम बायोलॉजिकल इफेक्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं इंडिविजुअल कितने रेडिएशन के द्वारा एक्सपोज्ड हुआ है। तो ये रेडिएशन मेजरमेंट का बायोलॉजिकल इफेक्ट है। और इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन मेजरमेंट का टॉपिक कंप्लीट है।